हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पेशेंट क्या कर रहा हो, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, हमने जो भी एंटी डिप्रेसेंट्स थे उसके क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो भी ड्रग्स थी वो पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इधर मैंने सारी ड्रग्स का नाम लिखा है और यहाँ मैंने उनके साइड इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं टीसीए क्लासिफिकेशन की, एंटी डिप्रेसेंट्स की। सबसे पहली बात मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ वापस से। टीसीए क्लासिफिकेशन की इसकी टीसीए की फुल फॉर्म क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पोटेंशिएट इफेक्ट्स ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो जो भी टीसीए क्लासिफिकेशन की ड्रग हैं तो वो क्या करती है, हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के इफेक्ट को क्या कराती है? पोटेंशिएट कराती है। तो यहाँ पर पोटेंशिएट लिखा हुआ है मैंने। तो पोटेंशिएट वर्ड का मतलब क्या होता है? पोटेंशिएट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की एक्टिविटी को क्या कराना? एनहांस कराना। तो यहाँ पर किसकी एक्टिविटी को एनहांस करा रहा है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। मीन्स अगर पेशेंट कोई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ले रहा हो और साथ साथ अगर वो टीसीए ग्रुप की ड्रग्स ले रहा हो तो क्या होगा? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स उभर के आएंगे। जो भी उसका इफेक्ट होना चाहिए वो क्या होगा? और ज्यादा होके आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो भी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे पेशेंट में। ठीक है, तो जो भी अब एंटी कोलिनर्जिक की बात करें कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो भी होती हैं वो हमारा क्या करती है? एसएनएस जो भी एक्टिवेशन करवाती है, क्या कराती है? एसएनएस को क्या कराती है? एक्टिवेट कराती है। एसएनएस मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करवाएगी? एक्टिवेट कराएगी और उसके जैसे सारे के सारे क्या दिखाएगी? हमें सिम्टम शो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मतलब ऐसा हाइपोटेंशन जो कि पोजिशनिंग चेंज करने पे क्या हो? हाइपोटेंशन हो पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन क्लाइंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिफेक्ट्स एंड नैरो एंगल ग्लूकोमा। तो जो भी अगर पेशेंट टीसीए ले रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को नैरो एंगल ग्लूकोमा नहीं होना चाहिए और दूसरी चीज कोई कार्डियक डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कार्डियक डिफेक्ट वाले पेशेंट या कोई भी किसी को भी कोई मेडिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू कार्डियक या नैरो एंगल ग्लूकोमा हो तो उन पेशेंट में हम क्या करते हैं? टीसीए हमेशा अवॉइड करते हैं या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं उन सब पेशेंट्स में। अब आप लोग बोलोगे कि नैरो एंगल ग्लूकोमा में क्यों रहती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? क्योंकि ग्लूकोमा में क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज होता है, आईओपी हमारा। और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट हम अगर बात करें तो पीपल्स में क्या कराती है? एसएनएस सिस्टम अगर एक्टिवेट होगा तो डायलेशन करवाएंगी। तो यहाँ पर पहले से ही आईओपी बढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ रखा है में, और ऊपर से क्या होगा? माइट्रियसिस होगा। माइट्रियसिस मीन्स प्यूपिलरी डायलेशन। तो क्या होगा? और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए इन पेशेंट्स में अवॉइडेड रहता है। तो ये ध्यान रखना आप। मॉस्बी में मॉस्बी वाली जो हमारी बुक है उसमें भी क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कौन से क्लासिफिकेशन की ड्रग है? MAOI। तो MAOI की फुल फॉर्म क्या थी? मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें मैंने लिखा है सेम एज टीसीए। तो मैंने क्या लिखा है? सेम एज टीसीए। तो जो MAOI के साइड इफेक्ट्स होंगे वो सेम टीसीए की तरह होते हैं। किसकी तरह होंगे? जो मैंने टीसीए में साइड इफेक्ट्स लिखे हैं ये चीजें सेम वैसी ही रहेंगी। बट इट कॉजेज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। लेकिन जो माओ इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करवाती है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज करवाती है। और वो कब करवाती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज? अगर पेशेंट साथ साथ में टायरामिन रिच डाइट ले रहा होगा। क्या ले रहा होगा? टायरामिन रिच डाइट ले रहा होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि टायरामिन रिच डाइट में कौन कौन से फूड आते हैं, जो भी चीजें आती है इंक्लूड होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है यहाँ पर माओ इनहिबिटर्स में। इसलिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि माओ इनहिबिटर्स के साथ कभी भी अगर माओ इनहिबिटर्स चल रहे किसी पेशेंट को तो उन पेशेंट्स में हमेशा टायरामिन रिच डाइट अवॉइड करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग की बात करें दैट इज SSRI। तो SSRI की फुल फॉर्म क्या थी? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये क्या कर रहा था? सिर्फ सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा रहा था ब्लड में। तो इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंटली बस आपको एक चीज याद रखनी है, 3S। 3S में 3S आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो स्टमक अपसेट,
नेक्स्ट एस इज सेक्सुअल डिस्फंक्शन, लास्ट एस इज स्लीप डिस्टर्बेंस। तो जो भी पेशेंट SSRI पे होते हैं तो उनमें ये तीन साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये मेनली याद रखना है, जिसमें स्टमक अपसेट, ठीक है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में पेशेंट को इम्पोटेंसी हो सकती है या लिबिडो हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज हो सकता है लिबिडो या इंक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस में क्या हो सकता है, पेशेंट को इंसोम्निया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इंसोम्निया। तो इसलिए आप एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में आप, कि जो भी हम देखो यहाँ पर हमने क्या बोला है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इस स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, स्लीप डिस्टर्बेंस ना हो पेशेंट को, क्योंकि इंसोम्निया देखने को मिलता है इसकी वजह से। तो हमें क्या करना होता है, जो भी SSRI ग्रुप की ड्रग्स होती है इनको, या जो भी एंटी डिप्रेसेंट्स होती है, इसको मोस्टली हमें क्या करना था, नून या आफ्टरनून तक हमें दे देना होता है, इवनिंग के टाइम पे नहीं देना होता है, ना ही नाइट के टाइम पे देना होता है, क्योंकि ये क्या कॉज करेगी, नहीं तो इंसोम्निया कॉज करेगी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ये वाला नोट डाउन कर लेना, और ये 3S जो साइड इफेक्ट्स है ये मोस्ट कॉमनली याद रख लेना मेनली, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा SSRI के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने लिखा हुआ है सेरोटोनिन सिंड्रोम। तो मैंने क्यों लिखा है सेरोटोनिन सिंड्रोम, अगर आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि अगर हम SSRI ग्रुप ऑफ ड्रग्स को सेंट जॉन वॉर्ट के साथ लेंगे तो इट विल लीड्स टू सेरोटोनिन सिंड्रोम। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है तो इसमें हो क्या रहा है, सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम देखने को मिलता है पेशेंट में। जैसे क्या क्या देखने को मिल सकता है, एजिटेशन देखने को मिलेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेगा, ठीक है। हाइपर रिफ्लेक्सिया, पेशेंट के जो भी रिफ्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया मतलब पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट लिखा है ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में, और हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, मीन्स टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? बाकी और भी होते हैं इसमें बहुत सारे सिम्टम, जैसे हम बोल सकते हैं ब्रुक्सिज्म। ब्रुक्सिज्म मतलब टिथ जो ग्राइंडिंग करते हैं ना उसको बोलते हैं ब्रुक्सिज्म, वो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, पर ये मेनली आप याद रख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अभी तक तो हमने साइड इफेक्ट्स पढ़े एंटी डिप्रेसेंट्स के सारे, जो भी मोस्ट कॉमनली जो भी साइड इफेक्ट्स थे वो डिस्कस करें। इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि अगर पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट्स चल रही है तो आपकी क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ नर्स, ठीक है। तो पहली मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है मॉनिटर फॉर सुसाइडल आइडिएशन। क्या लिखा है, सुसाइडल आइडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से आप स्टार मार्क करके लिख लेना। सुसाइडल आइडिएशन के लिए हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है पेशेंट को, कि सुसाइडल आइडिएशन तो नहीं हो रहे पेशेंट को, कि पेशेंट मतलब जो कि सुसाइडल आइडिएशन तो नहीं आ रहा, मतलब पेशेंट को ना कि कुछ भी सुसाइड आइडियाज की आपसे बात कर रहा हो या कुछ ऐसे आप उसके ऑब्जर्वेशन करके आपको पता चल रहा हो कि, है ना। तो ये सब चीज़ें मॉनिटर करनी है, क्योंकि क्या होता है जब भी पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट्स चलती हैं तो क्या होता है, पेशेंट का मूड एकदम से जल्दी से एलिवेट होने लग जाता है। तो मूड अगर एकदम से एलिवेट होगा तो क्या होगा, पेशेंट को सुसाइड वाले सिम्टम्स शो करने लग सकता है पेशेंट, मतलब उसके दिमाग में सुसाइड वाले आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें पेशेंट को मॉनिटर करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सॉन्डर्स में भी है, मॉसबी में भी है, तो आज इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन सुसाइड प्रिकॉशन। हमें क्या करना है, आप सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं तो हमें क्या सुसाइड प्रिकॉशंस भी मेंटेन करने चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सुसाइड प्रिकॉशन मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे, हमें पेशेंट को क्या करना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट है चेंज पोजिशन स्लोली। अब क्यों लिखा है पोजिशन स्लोली चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने पॉइंट, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब पेशेंट को हो रहा है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, एकदम से बीपी कम हो रहा है पोजीशन चेंज करने में। अगर मान लो पेशेंट बेड पे लेटा था, एकदम से उठ के अगर चलने लगा, अगर बीपी कम होगा तो क्या होगा, गिर सकता है ना पेशेंट, रिस्क है ना फॉलिंग का। तो हमें क्या करना है, पेशेंट का पोजीशन स्लोली चेंज करनी है, ठीक है। एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है यूज च्युइंग गम और हार्ड कैंडी। तो मैंने लिखा है च्युइंग गम यूज करना है पेशेंट को, या कोई भी हार्ड कैंडी यूज करनी है। क्यों करनी है यूज, इसके आगे लिखा है मैंने, टू स्टिमुलेट सलाइवेशन, सलाइवेशन को
स्टिमुलेट कराने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सलाइवेशन क्यों स्टिमुलेट कराना है। अगर आपको पता हो कि एंटी कोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें एक साइड इफेक्ट होता है ड्राई माउथ। तो ड्राई माउथ से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को च्युइंगम के लिए बोलना है यूज करने के लिए, और या हार्ड कैंडी भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करेगा, स्टिमुलेट कराएगा सलाइवेशन, जिससे क्या होगा, पेशेंट का माउथ ड्राई नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड टायरामिन रिच डाइट। तो हमें क्या करना है, टायरामिन रिच डाइट अवॉइड करनी है। अब आप याद कीजिए कि हम क्यों बोल रहे हैं टायरामिन रिच डाइट अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि कभी भी क्या होता है, जब भी पेशेंट को माओ इनहिबिटर चलते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, तो टायरामिन रिच डाइट हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कराती है, मतलब क्या करेगी, एकदम से बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं टायरामिन रिच डाइट में क्या क्या आता है। सबसे पहले मैंने लिखा है फिग्स। फिग्स मतलब अंजीर होती है ना, उसको हम फिग्स बोलते हैं, फिग्स अवॉइड करेंगे। रेजिन्स मतलब किशमिश, किशमिश भी अवॉइड करेंगे। बनाना, योगर्ट, योगर्ट मतलब एक टाइप से हमारी जो कर्ड होती है ना, उसी का अलग वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एजेड चीज, एजेड चीज अवॉइड करेंगे। बियर अवॉइड करेंगे, वाइन अवॉइड करेंगे। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा जो भी लीवर हो गया, चिकन हो गया, ये सब चीजें भी अवॉइड करनी होती है, और जो भी सॉसेज प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब अवॉइड करने होते हैं हमें। तो आप ये टायरामिन रिच डाइट वाले और ये जितने भी मैंने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने स्क्रूटनाइज करके लिखे बुक से, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो इनको तो आप स्पेशली याद ही रखना, सारे के सारे पॉइंट्स और ये सारे साइड इफेक्ट्स। इनमें से कुछ भी चीज़ें बिल्कुल आप मतलब ऐसे मत करना कि हाँ नज़रअंदाज मत करना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें हमने टीसीए के साइड इफेक्ट्स देखे, माओ इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स देखे, एसएसआरआई के साइड इफेक्ट्स देखे। बाकी हमने देखा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की एंटी डिप्रेसेंट्स चल रहे हैं तो क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।